हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है सबका आज की क्लास में। आज हम नए टॉपिक को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं और वो है संसद, भारत की संसद। राजनीति विज्ञान जो पार्ट ब था उसके अंतर्गत अपने पहली कही थी, उसमें से संघीय व्यवस्था को पढ़ लिया था, मौलिक अधिकार को पढ़ लिया था और प्रस्तावना और संविधान की विशेषता, इन पर भी चर्चा कर ली। आज की जो क्लास है वो उस दूसरे पार्ट की दूसरी कही है और उसके अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे भारत की संसद। ये ऐसा टॉपिक है जो आप क्लास 12वीं के लिए तो उपयोगी है ही, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है। और सामान्य तौर पर यदि अपन देखें तो ये जो क्लास है या जो संसद है, इस संसद के बारे में व्यवहारिक जानकारी प्रत्येक नागरिक के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि उसके माध्यम से वो नियम किस प्रकार से बनते हैं, देश में कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या है, इन सब के बारे में वो सामान्य समझ विकसित कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है वो हर किसी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष तौर से आपको क्लास 12 वाले विद्यार्थियों को तो इस टॉपिक को लेना है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। तो शुरू करते हैं संसद। जैसा कि आपको एक चित्र में दिख रहा है, ये संसद भवन है। ये संसद भवन की जो आकृति है, इस संसद भवन के अंतर्गत एक है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा का कक्ष, एक इसमें एक केंद्रीय कक्ष है जिसमें जॉइंट सिटिंग होती है, और एक है केंद्रीय लाइब्रेरी। कहने का मतलब है ये जो संसद भवन है जिसके अंतर्गत विशेष तौर से राज्यसभा का चैम्बर, लोकसभा का और सेंट्रल लाइब्रेरी, सेंट्रल हॉल, ये सब इसके अंतर्गत है। तो ये जो आपको एक चित्र दिख रहा है ग्रीन कारपेट में, ये लोकसभा का आंतरिक दृश्य है। और दूसरा आपको ये जो चित्र दिख रहा है, ये चित्र जिसमें रेड कारपेट दिख रहा है, ये राज्यसभा का है। तो ये एक सामान्य तौर पर एक माइंड में सेट कर रहे हैं कि भाई ये इस टाइप से लोकसभा है, इस टाइप से ये राज्यसभा है। ये संसद भवन की बाहर की आकृति है और इसके अंदर की व्यवस्था में किस प्रकार से सदस्य बैठते हैं, ये सामान्य बातें आप देख लिया इस चित्रों में। आज का जो टॉपिक है भारत की संसद पर है। विशेष तौर से अपन टॉपिक पर जाने से पहले ये देखते हैं कि किसी भी देश की जो शासन व्यवस्था होती है, उस शासन व्यवस्था को चलाने के लिए वो सरकार होनी जरूरी है। सरकार के माध्यम से ही शासन व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन हो सकता है। और सरकार जो होती है, इस सरकार में या इस सरकार के 3 अंग होते हैं। एक होती है व्यवस्थापिका, दूसरा होती है कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। यानी सरकार के 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी कि सरकार जो देश में शासन व्यवस्था का जो संचालन कर दिए है, इसमें पहली चीज़ तो ये है कि देश में शासन व्यवस्था का संचालन करने के लिए नियम और कानून कायदों का होना आवश्यक है, जो देश के संविधान में तो होता ही है, लेकिन समय समय पर उसमें संशोधन करना पड़ता है, समय समय पर नई परिस्थितियों के साथ और कानूनों का निर्माण करना पड़ता है। तो एक कानून निर्माण करने वाली जो संस्था होती है उसको कहेंगे व्यवस्थापिका। दूसरी, ये जो व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून का निर्माण कर दिया गया है, इसको अप्लाई करने के लिए, इसको लागू करने के लिए एक संस्था का होना जरूरी है, जिसको अपन कहेंगे कार्यपालिका। जो स्थायी कार्यपालिका भी होती है, अस्थायी कार्यपालिका भी होती है। और तीसरी जो संस्था है उसको कहते हैं न्यायपालिका। और जो ये न्यायपालिका है, एक तो इसका सामान्य काम न्याय करना तो है ही, उसके साथ साथ में व्यवस्थापिका जो कानून बना रही है वो संवैधानिक है कि या नहीं, जनहित में है या फिर नहीं, उनकी समीक्षा करना। दूसरा, कार्यपालिका अपना कार्य सुचारू रूप से कर रही है या फिर नहीं, इनकी समीक्षा करना। यानी व्यवस्थापिका के कानूनों को देखना, कार्यपालिका के कार्यों को देखना, उनकी समीक्षा करना और उसको निर्देश देना, ये सब काम न्यायपालिका का है। तो कहने का मतलब देखो, आप ऐसे देख सकते हैं सरकार के जो 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसमें से आज की अपनी जो क्लास है वो व्यवस्थापिका पर है। ये जो व्यवस्थापिका होती है, व्यवस्थापिका का काम है कानून को बनाना। अब अलग अलग देशों में व्यवस्थापिका का अलग अलग नाम है। सामान्य तो मोटे तौर पर व्यवस्थापिका भले किसी भी देश में होगी, व्यवस्थापिका काम तो कानून निर्माण करने का ही करेगी, लेकिन अलग अलग देशों में व्यवस्थापिका का अलग अलग नाम है। जैसे भारत की देख लो, भारत की जो व्यवस्थापिका है, उस भारत की व्यवस्थापिका या विधायिका, उसका नाम है संसद। अलग अलग देशों में अलग अलग देश। यदि बड़े स्तर पर यदि आप
किताब को देखेंगे तो शुरुआत में भी किताब जो पृष्ठ है पाठ का शुरुआत वाला उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अलग अलग देशों में अलग अलग व्यवस्थापिका का नाम अलग अलग है। भारत की जो व्यवस्थापिका है उसको संसद कहते हैं, जो आप यहाँ देख रहे हो भारत की व्यवस्थापिका संसद। जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है, अमेरिका की व्यवस्थापिका को कहते हैं कांग्रेस, क्योंकि यहाँ अपने एक दल का नाम है लेकिन वहाँ अमेरिका की व्यवस्थापिका यानी कानून निर्माण की जो संस्था है उसको कांग्रेस कहते हैं। जैसे जापान की व्यवस्थापिका, तो जापान की व्यवस्थापिका का जापान में नाम है डाइट, तो ये अलग नाम है, मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। ब्रिटेन की जो व्यवस्थापिका तो उसको पार्लियामेंट कहते हैं। पाकिस्तान की व्यवस्थापिका का यदि नाम देखें तो उसको नेशनल असेंबली कहते हैं, यानी अलग अलग नाम है। यानी सामान्य तौर पर पड़ोसी देशों की यदि बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की जो संसद है उसको जातीय संसद कहते हैं, ठीक है। नेपाल की बात करें तो राष्ट्रीय पंचायत, ये अलग अलग नाम है। तो हर देश की व्यवस्थापिका का अलग अलग नाम है। तो ये आप स्क्रीन पर यहाँ आराम से देख सकते हो और इसके आप नोट्स लगा सकते हैं। रूस की बात करें तो उसको ड्यूमा कहते हैं। तो सामान्य तौर पर व्यवस्थापिका होती है उसका अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। जो भारत की व्यवस्थापिका है उसको कहते हैं क्या, संसद। तो कहना है कि मतलब ये दो चीज़ आप देखेंगे, एक तो व्यवस्थापिका इसका काम है विधि निर्माण करना, विधि निर्माण। और भारत की व्यवस्थापिका का नाम है भारत की व्यवस्थापिका, और भारत की व्यवस्थापिका का नाम है बच्चों संसद। और भारत में ये जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ली गई है। भारत की जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ली गई है। तो ये व्यवस्थापिका हो गया। अब अपन मेन टॉपिक पर आते हैं पार्ट पर के संसद। तो इसका संवैधानिक यदि बात करें, संसद के संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान में देखें तो भारत के संविधान का अनुच्छेद या भाग में देखें तो भाग 5, संविधान के भाग 5, और इस भाग 5 के 4-5 अध्याय है। उस अध्याय में दूसरा अध्याय 2 और अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 यहाँ पर व्यवस्थापिका है। यानी संविधान का जो भाग 5 है उसका दूसरा अध्याय और अनुच्छेद 79 यानी 79 से 122 यहाँ जो व्यवस्था है ये व्यवस्थापिका के बारे में। अब देखो ये जो भारत की व्यवस्थापिका है, इस भारत की व्यवस्थापिका में ये मेन बिंदु में यहाँ लिख रहा हूँ, अनुच्छेद 79 संविधान का अनुच्छेद 79 ये कह रहा है कि भारत की एक जो संसद है, उस भारत की संसद है वो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर के बनेगी। ये संविधान का अनुच्छेद 79 कह रहा है भारत की संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, और वो 2 सदन होंगे लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो ये जो अनुच्छेद 79 है ये कह रहा है ये जो संसद है, संसद किन से मिलकर बनेगी, ये कह रहा है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो एक छोटा सा 1 नंबर का प्रश्न ऐसा आ सकता है, संसद किन से मिलकर के बनती है? तो इसका सीधा सा आंसर है संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनती है। दूसरा प्रश्न ऐसे बनेगा कि ये जो संसद है, इस संसद के कितने सदन है? तो आप लिखेंगे एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे जो लोकसभा है तो लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहते हैं, राज्यसभा है इसको राज्यों का सदन कहते हैं, विद्वानों का सदन कहते हैं। लोकसभा है इसको प्रथम सदन कहते हैं, राज्यसभा है इसको द्वितीय सदन कहते हैं। राज्यसभा है ये एक स्थायी सदन है, यानी राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहते हैं। और ये जो स्थायी सदन नहीं है, ये क्यों नहीं है, किस प्रकार से नहीं है, इस पर अपन अगली क्लास में करेंगे। क्यों आज की जो क्लास है संसद एक सामान्य बात है, इसको संसद से आपको परिचय करवाया जा रहा है, ठीक है। तो अनुच्छेद 79 ये कराए कि संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनेगी, ठीक है। देखो यहाँ आपने देख लिया अलग अलग नाम है, आप स्पष्ट देख सकते हैं। लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, प्रथम सदन भी कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं। राज्यसभा है इसको द्वितीय सदन कहते हैं,
राज्यों का सदन कहते हैं, विद्वानों का सदन कहते हैं और स्थायी सदन कहते हैं। स्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो राज्यसभा है, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल एक साथ में समाप्त नहीं होता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो प्रति 2 वर्ष बाद एक के सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो इस प्रकार से राज्यसभा का जो सदस्य होता है, तो राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो तो 6 वर्ष का होगा, लेकिन राज्यसभा का जो कार्यकाल वो 6 वर्ष का नहीं होगा। यानी यहाँ एक छोटा सा प्रश्न ये बनेगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो सीधी सा आपके दिमाग में आएगा 6 वर्ष। बिल्कुल गलत है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। तो इसका आंसर रहेगा कि राज्यसभा का जो सदस्य है, राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता है। राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होती है। तो इसमें छोटी छोटी बातों का आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ एक सामान्य डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा। अनुच्छेद 79 में संसद है, अनुच्छेद 80 राज्यसभा, अनुच्छेद 81 लोकसभा, इन पर अपन देखेंगे। तो ये जो चीज़ होगी, अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें से आप देखो, ये देखो संसद, कौन से आर्टिकल में, 79। अब देखो संसद किन से मिलकर बनती है, तो तीनों लगेंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब देखो संसद है, इस संसद के 2 सदन है, एक है राज्यसभा, राज्यसभा का जो गठन है अनुच्छेद 80, और एक है लोकसभा, लोकसभा, और लोकसभा का जो गठन है वो अनुच्छेद 81। ये 3 सीक्वेंस वाला, अनुच्छेद 79, 80 और 81, ठीक है। तो ये संसद, एक सदन हो गया राज्यसभा, दूसरा सदन हो गया लोकसभा, ठीक है। अब देखो इसको मोटे मोटे तौर पर अपन देखते हैं। ये जो राज्यसभा है, राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वो अधिकतम 250 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान की संख्या यदि देखें तो राज्यसभा के जो भी सदस्य हैं उन सदस्यों की जो संख्या है वह 245 है। ये देखो अधिकतम जो सदस्य संख्या है 250, वर्तमान की जो है 245, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो है वो अधिकतम है, ये अधिकतम बातें हो रही है, और ये जो है वो वर्तमान की संख्या है, ठीक है। ये जो अधिकतम 250 है, इन 250 को यदि अपन डिवाइड करेंगे तो इसमें भी देखो 238 और 12 सदस्यों का ये आंकड़ा है। 238 है वो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से, और 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे, तो ये अधिकतम है। अपन इस पर ध्यान नहीं देंगे, अपन ये देंगे राज्यसभा के जो सदस्य है उनकी वर्तमान में जो संख्या है। ये जो राज्यसभा के सदस्य है 245, इन 245 सदस्यों में से आप देखेंगे 238 ये और 12 सदस्य ये 200 अधिकतम हो गया, 233 और 12, 233 और 12 कितने हो गए, 245। यानी राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो 245। इन 245 सदस्यों में से 233 सदस्य है वो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं, ठीक है, और 12 जो सदस्य हैं वो आएंगे मनोनीत सदस्य। देखो ये मनोनीत किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और क्षेत्रों साहित्य, कला, संस्कृति, ठीक है, विज्ञान, समाज सेवा से संबंधित 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब ये जो 233 सदस्य है, इन 233 सदस्यों में संघ राज्य क्षेत्रों से भी आते हैं और राज्यों से भी आते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों से यदि बात करें तो दिल्ली और जो पुदुचेरी है, यानी 3 + 1 4 आएंगे। तो यहाँ इसमें से 4 वापस कर लो तो 229 और 4, इनको भी 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 229 और 4 जो सदस्य वो संघ राज्य क्षेत्रों से, दिल्ली से 3 और पुदुचेरी से 1, और बाकी जो ये 229 सदस्य है ये राज्यों से चुन करके आते हैं अप्रत्यक्ष तरीके से। लोकसभा के हैं वो प्रत्यक्ष है, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको अप्रत्यक्ष रूप से। तो यहाँ ये 200 इसको अपन डिवाइड कर लिया,
233 पहले साथ में थे तो इसको अलग से कर दिया, संघ राज्यों से 4 और राज्यों से 229, ये बात हो गई। अब इसके बाद में यदि ये जो सिचुएशन है, ये जो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम की पहली कंडीशन है, जम्मू कश्मीर राज्य चूँकि अब देखो राज्य है नहीं और वो एक संघ राज्य क्षेत्र बन गया है और उसको दो भागों में बांट दिया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग से कर दिया, तो ये जो कंडीशन है ये चेंज हो सकती है। जो जम्मू कश्मीर है, इस जम्मू कश्मीर जो संघ राज्य क्षेत्र बना हुआ है, तो इसके जो पहले जम्मू कश्मीर के से 4 सदस्य राज्यसभा में जा रहे थे, तो उसको यदि अपन वापस वर्तमान दृष्टिकोण से देखें तो ये देखो ये 229 इसमें जम्मू कश्मीर भी साथ में था। अब देखो यहाँ से जम्मू कश्मीर राज्य है वो संघ राज्य क्षेत्र बन गया, ठीक है, और उसके बाद में जो 4 सदस्य इसको 229 में 4 हटा देंगे तो ये राज्यों से ये जो 229 में 4 गए वो 25 हो जाएंगे और वो 4 यहाँ जोड़ देंगे तो वो अलग वर्तमान कंडीशन में अपडेशन हो जाएगा। लेकिन ये उससे पहले की कंडीशन है और जैसे भी नया पुनर्गठन होगा या अगला जो भी चुनाव होगा तो ये इस हिसाब से ना होकर के यहाँ से अब देखो है तो टोटल 233, लेकिन उसमें से आप जम्मू कश्मीर वाली संख्या को घटा सकते हैं, ये बात होगी। देखो अब देखो लोकसभा को देखो, लोकसभा के जो सदस्य है वो अधिकतम 552 हो सकते हैं, वर्तमान में 545 सदस्य है, ये है वर्तमान में, ये अधिकतम इतने हो सकते हैं। इनको यदि विभाजित करें, ये अधिकतम जो भी सदस्य है 552 सदस्य है, इसमें से ये कैसे आएंगे 530, 20 और 2, 30 और 20, 50 और 2, यानी 30, 20 और 2 का मतलब ये हुआ कि ये जो 530 सदस्य है ये आएंगे किससे, राज्यों से प्रत्यक्ष रूप से चुन करके, ये जो 20 है वो संघ राज्य क्षेत्रों से और ये जो 2 सदस्य वो किससे आएंगे, आंग्ल भारतीय समुदाय यानी आंग्ल इंडियन समुदाय से। ये अधिकतम ऐसे इतनी हो सकती है, लेकिन वर्तमान में इतनी नहीं है। ये वर्तमान की कंडीशन यदि देखें तो ये जो 545 सदस्य है यहाँ 530, 13 और ये 530 और 13 हो गए 43 और 43 और 2 हो गए 45, ये वर्तमान की कंडीशन है। तो 530 सदस्य राज्यों से, 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय, ये व्यवस्था है। अब देखो ये वर्तमान की कंडीशन, ये अधिकतम कंडीशन, राज्यसभा में ये अधिकतम कंडीशन, ये वर्तमान की कंडीशन, ये कंडीशन इसको यदि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में देखें, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम से यदि देखें तो फिर इसमें थोड़ा सा आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, ये जो व्यवस्था है। क्योंकि देखो जम्मू कश्मीर जो राज्य था संघ राज्य क्षेत्र बनने से पहले, तो जम्मू कश्मीर से 6 सदस्य, जम्मू कश्मीर में 6 एमपी थे, ठीक है, जम्मू कश्मीर से राज्य से 6 लोकसभा के सदस्य चुने जाते थे। अब जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है, उस पुनर्गठन अधिनियम में ये व्यवस्था कर दी गई कि जम्मू कश्मीर राज्य में जो 6 लोकसभा के जो सदस्य चुने जाते उनमें से 5 जो सदस्य होंगे वो जम्मू कश्मीर को होंगे और 1 सदस्य होगा वो किसका होगा, लद्दाख को। यानी इसको वर्तमान के संदर्भ में यदि देखें, वर्तमान में जम्मू कश्मीर की कंडीशन में के बाद की कंडीशन में यदि देखें तो इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ये जो 530 है तो 530 में जम्मू कश्मीर राज्य साथ में था, अब इसमें से राज्य का दर्जा यदि हटा दिया तो 530 में से 6 गए तो कितने रह गए 524। अब यहाँ 6 है तो ये पहले केंद्र शासित प्रदेशों से 13 आ रहे थे, अब केंद्र शासित प्रदेश 2 बढ़ गए, जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग, तो ये जो 13 है और इसमें कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं 2, ये कंडीशन। देखो इसमें और देखो ये जम्मू कश्मीर के बाद में ये राज्यों से 28 राज्यों से, ये केंद्र शासित प्रदेशों से 8 से, ठीक है, और ये आंग्ल इंडियन समुदाय से। अब देखो एक इसमें और अपडेशन है, यदि आप अपडेट जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं तो ये जो व्यवस्था होगी, अब यहाँ जो ये 2 सदस्य है आंग्ल भारतीय समुदाय के, तो विद्यार्थियों 104वां जो संविधान संशोधन था, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा में और राज्यों की जो विधानसभा में, उसमें आंग्ल इंडियन भारतीय समुदाय के जो मनोनयन की जो शक्ति है
2 सदस्यों को, ये मनोनयन को समाप्त कर दिया। ये जो सदस्य है इनको 104वें संशोधन के द्वारा 104वें संविधान संशोधन द्वारा इस प्रावधान को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया है। यानी आंग्ल भारतीय समुदाय, आंग्ल भारतीय समुदाय वो समुदाय जिनके जो पूर्वज है, ऐसे भारतीय लोग जिनके पूर्वज यूरोपीय महाद्वीप से संबंधित हो, और उन समुदाय को क्या कहेंगे, आंग्ल भारतीय समुदाय। क्योंकि सरकार का कहना है आंग्ल भारतीय समुदाय के जो सदस्यों की जो संख्या वो 200-250 के आसपास या 268 है समथिंग, इसके आसपास में यानी बिल्कुल कम है, तो ये प्रावधान हटा दिया गया। अब देखो मोटे मोटे तौर पर अब तक की कंडीशन को मैं एक बार रिवाइज कर लेते, क्योंकि तथ्यात्मक बातें हैं। संसद अनुच्छेद 79, संसद के 2 सदन, 80 इसमें राज्यसभा का गठन, 81 में लोकसभा का गठन। आपको क्या करना है, राज्यसभा में बारे में 2 बातें देखनी कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है और वर्तमान में कितनी है। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250, वर्तमान में 245। अब आपको ये देखना है कि इन 245 सदस्य ये कहाँ से आते हैं। तो 245 सदस्यों में 233 सदस्य होते हैं वो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर के आते हैं, और ये 12 सदस्य, इन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और ये राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा इनसे संबंधित क्षेत्र में विशेष रुचि रखने वाले या ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। अब देखो ये जो 233 इसमें संघ राज्य क्षेत्र और राज्य साथ में थे, इसको यदि अपन और डिवाइड करें तो 229 सदस्य वो तो आएंगे किससे, राज्यों से, और 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से। इन 4 में से 3 सदस्य दिल्ली से और 1 पुदुचेरी से। ये जो व्यवस्था थी इसको मैंने कहा था ये J&K से, जम्मू कश्मीर से पूर्व, यानी जम्मू कश्मीर जो राज्य है ये केंद्र शासित प्रदेश रहने से पूर्व। अब यदि इसको डिवाइड करेंगे तो 529 में से जम्मू कश्मीर को अपन माइनस कर लेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, ये हो गया संघ राज्य क्षेत्र। तो ये जो 4 जो सीटें राज्यसभा के जो सदस्य थे वो केंद्र शासित प्रदेशों में आ जाएंगे। तो ये अपडेशन भी कर सकते हैं, ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बाद की। लोकसभा जो का गठन संविधान के अनुच्छेद 81, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकते हैं 552। इन 552 में से 530 सदस्य राज्यों से, कहाँ से, राज्यों से, 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से, जिसको मैं शॉर्ट में लिखता यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करते हैं। ये अधिकतम ऐसी हो सकती है। लेकिन वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 545। विशेष तौर पर ये ध्यान रखना है इन दोनों को, वर्तमान वाली कंडीशन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545। इन 545 सदस्यों में 530 राज्यों से, 13 संघ राज्य क्षेत्रों से और 2 आंग्ल भारतीय समुदाय से। ये कंडीशन होगी जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन के बाद में। इस आंकड़ों को यदि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार यदि अपन अद्यतन करें या इसको अपडेशन करें तो जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसमें 6 MP थे। चूँकि वो अब राज्य नहीं रहा तो ये राज्यों से उसके भाग को घटा देते हैं। तो 530 है, इसमें से 6 घटा दिए 524। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बाद में यदि देखें तो 524 सदस्य राज्यों से, 28 राज्यों से, ये जो 9 सदस्य वो 8 संघ राज्य क्षेत्रों से, ठीक है। जम्मू कश्मीर बढ़ने के बाद 9 हुए और 9 के बाद वापस दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव ये हो गए। ये थोड़ा यहाँ आपको जस्ट इसके बाद में बता रहा हूँ। और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से। लेकिन इसमें और अध्ययन कर सकते हैं 104वें संविधान संशोधन के द्वारा आंग्ल इंडियन जो समुदाय में सदस्यों के जो मनोनयन की जो बात थी लोकसभा और राज्य की विधानसभा में, इसको समाप्त कर दिया गया है। जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब बढ़ा तो ये हो गए 9। इसके बाद में क्या हुआ, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके एक बना दिया गया। तो संख्या होगी कितनी, 8। तो 8 संघ राज्य क्षेत्र है। तो ये अद्यतन जानकारी मैंने आपको बता दी इन सब बातों के बारे में। देखो अब यदि देखो और इस एक सियाओं लोग अपन सामान्य परिचय देख रहे हैं, सामान्य जानकारी अपन देख रहे हैं संसद के बारे में और क्या क्या हो सकता है। देखो संसद जो होती है इसमें अपन लोकसभा राज्यसभा अपन देखा था, एक सामान्य परिचय देखा। ये जो राज्यसभा है थोड़ा और परिचय कर लेते हैं इनसे, फिर पार्ट है उसको डिटेल से पढ़ेंगे। आज की क्लास का मकसद यही था कि लोकसभा और राज्य या संसद से आपको सामान्य परिचय करा लेते हैं। इसमें मुख्य मुख्य क्या क्या बातें आने वाली है।
राज्यसभा है, इसको क्या कहते हैं, अलग अलग नाम है, द्वितीय सदन। तो लोकसभा को क्या कहते हैं, प्रथम सदन, ठीक है। इसका और नाम है राज्यों का सदन, यानी राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्यों का सदन अलग अलग नाम है। विद्वानों का सदन, विद्वानों का सदन और स्थायी सदन, ये अलग अलग नाम है। ये जो है प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन, ठीक है, अलग अलग नाम है इनके, ये देख लिया। राज्यसभा जो सदस्य है, इन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष। इनके जो चुनाव की जो रीति है वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति। तो लोकसभा के जो सदस्य है, इन लोकसभा के सदस्यों के जो चुनाव की जो प्रणाली है उसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, या इसको और दूसरा नाम दे सकते हैं अग्रताही विजेता, अग्रताही विजेता। ये जो सदस्य है, इन सदस्यों के लिए आयु है वो 25 वर्ष। तो राज्यसभा के लिए आयु है 30 वर्ष के लिए, ठीक है। तो ये जो सदस्य है, इन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, सदस्यों का, सदस्य 6 वर्ष के लिए। तो ये सदस्य वो सामान्यतः 5 वर्ष तक के लिए चुने जाते हैं, लेकिन समय से पहले भी ये भंग हो सकता है, ठीक है। राज्यसभा स्थायी सदन है, क्यों है, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसलिए ये होगा। यानी कि आज की जो क्लास है, संसद से आपका परिचय कराया गया कि संसद है क्या, संसद किन से मिलकर के बनती है, और संसद में जो सदन है उसमें सदस्य संख्या किस प्रकार से है, कहाँ से सदस्य आते हैं, चुनाव कैसे होता है, ठीक है, चुनाव की जो रीति है वो क्या है, इन सब के बारे में आपने देखा। और इसके संवैधानिक प्रावधान के बारे में देखा। यानी संसद जो है वो संविधान के भाग 5 में और उसका अध्याय 2 और अनुच्छेद 79 से लेकर 22, यानी ये टोटल व्यवस्था है विधायिका से संबंधित। और विधायिका है वो भारत की संसद है, यानी भारत की संसद को विधायिका कहते हैं। तो आज की क्लास में संसद से परिचय हो गया। अगली क्लास में अपन शुरू करेंगे लोकसभा का गठन किस प्रकार से होता है, राज्यसभा का गठन किस प्रकार से होता है, संसद का क्या क्या कार्य है, संसद के पास में कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, संसद विधि का निर्माण किस प्रकार से करती है, किन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए संसद विधि निर्माण का कार्य करती है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।